लिखिएगा लास्ट क्लास आज प्रोनाउन के, उसके बाद आपको प्रोनाउन में निश्चिंत हो जाना है, खाली आपको मेंटेन करना है। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाया कीजिए। आपके पास पीडीएफ भी जाता है ग्रुप में, नहीं जाता है तो मैडम को फोन करके या मैसेज छोड़ करके जरूर पीडीएफ मंगवा दें। 4000 से ज्यादा मेरे पास क्वेश्चंस हैं, पूरा टाइप्ड है, समझ गए, मिलेगा आपको पीडीएफ के तौर पर। और उसको आप 5-10 रुपया खर्चा करें और निकाल लें उसको फिजिकली, एक बनाए उसको और उसको प्रैक्टिस करते रहें, ये आपका काम है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा टफ भी होगा, ध्यान से देखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। that pronoun which works, WHICH, which works, WORKS, which works as a subject or or an object both, an object both is called reflexive pronoun, is called reflexive pronoun। वह pronoun जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करे। pronoun किसे कहते हो तो जानते हैं आप, that word which comes in place of noun, I, we, he, she, it, they, everybody, somebody, nobody, anybody, either, neither, सब बता दिया हूं मैं आपको। ये सब सारे क्या है, pronoun है। तो ऐसा pronoun जो सब्जेक्ट का भी काम करता हो और ऑब्जेक्ट का भी काम करता हो, यानी कि दोनों वही हो। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करेगा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम का फल पड़ता हो, यानी कि काम करने का फल सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, वो प्रोनाउन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेगा, ठीक है। जैसे देखिए, आई, एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, आई, एक मिनट रुक जाइएगा, आई लिख लें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई माई सेल्फ वांट टू अर्न मनी, आई माई सेल्फ वांट टू अर्न मनी, मैं खुद पैसा कमाना चाहता हूं, इसकी हिंदी हुई, मैं खुद पैसा कमाना चाहता हूं। तो कमाने वाला कौन है, आई। अब प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर पड़ रहा है, कमाऊंगा भी मैं और कमाने वाला भी कौन है, खुद। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहां पे माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक मैं पहचान बताता हूं, जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में सेल्फ, SELF, या सेल्व्स, SELVES लगा हुआ हो तो वो वर्ड क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में SELF लगा हुआ हो या SELVES लगा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, इतना तो जानते होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। तो सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, लेकिन होता क्या है, सबका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग अलग होता है, ये भी आपको समझना है। और इसका थोड़ा माइंड में, जैसे आपने यहां पर तो माई सेल्फ है, जानते हैं वहां पे क्या दिया रहता है, आई मी सेल्फ वांट टू अर्न मनी। यहां से एरर कैसे आता है वो समझिए। अगर आपको मैं ये बात ना बताऊं कि यहां से एरर आता है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मी सेल्फ माई सेल्फ ही लगेगा, क्योंकि सिर्फ ई और वाई का फर्क होता है, आपके सामने में रहेगा लेकिन पता नहीं चलेगा। तो ध्यान ये देख लेना है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की स्पेलिंग में एरर रहता है, क्या रहता है, एरर। नहीं तो आपको ये दोनों चीजें क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो ये मी सेल्फ नहीं आएगा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। ये छोटी चीज समझ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, ठीक है, he is talking, he is
टॉकिंग, ही इज टॉकिंग टू, ही इज टॉकिंग टू यू, हिज सेल्फ, वह आपसे खुद बात कर रहा है और कोई बात नहीं कर, खुद ही आपसे बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू यू हिज सेल्फ। तो सबसे पहले ये चीज समझना है कि हिज सेल्फ तो गलत हो गया, यहां आएगा क्या, हिमसेल्फ। ये तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, बात नहीं है। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस गलत है, अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर क्या, तो प्लेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझ गए ना, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, बोथ द इंग्लिश आर क्वाइट डिफरेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मीन्स to find out common error in given sentence, but in speaking just you express your points, what you want to say, just you express your feelings, isn't it? What is wrong, and what is right, you don't realize during speaking, है ना। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अलग है, कॉम्पिटिटिव से आपको एरर ढूंढना है। ये सेंटेंस अभी भी गलत है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक रूल समझो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो ही जगह आ सकता है, या तो ठीक सब्जेक्ट के बाद या ठीक वर्ब के बाद। स्पोकन में देखो बाबू कहीं भी बोल देता है कोई, तो मैं पहले बता दूं स्पोकन क्लासेस ये नहीं है। स्पोकन में कुछ ही बोलोगे चल जाएगा, उसमें आप गलती नहीं करते हैं, खाली आप उसमें अपनी बात रखना चाहते हैं सामने वाले के बाद। आप 400 गलती बोलते हैं तो सामने वाला 800 गलती बोल के गया है। आप हिंदी जो बोलते हैं तो क्या हिंदी आप सही बोलते हैं? नहीं, उस हिंदी में 1000 गलतियां होती है। जब आप हिंदी व्याकरणिक तौर पर सीखेंगे तब पता चलेगा कि कितनी कठिन और दुर्लभ भाषा है। तो जिसकी जरूरत होती है उसी को हम लेते हैं, है ना। क्लियर है। तो यहां पे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या किया आपने, लास्ट में गलत हो गया। या तो आप ही हिमसेल्फ कह सकते हो, या ही इज टॉकिंग हिमसेल्फ कह सकते हो। या तो हिमसेल्फ आप यहां लगाओ, या नहीं तो कहां लगाओगे, यहां लगाओगे। दो में से एक जगह लगाना। लिखने ला रूल, सब्जेक्ट के ठीक बाद या प्रिंसिपल वर्ब के ठीक बाद आपको लगाना है, तीसरी जगह कहीं आपको लगाना नहीं। स्पोकन में कहीं भी लगाते हैं चल जाएगा। अगर आप ऐसे भी लगाएंगे ही इज हिमसेल्फ टॉकिंग, तभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल वर्ब के बाद लगाना। ये सब बेसिक रूल्स हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हार्ड क्यों होती है, ना कारण है, खाली रूल है इसके अंदर। जब तक मैथ इंग्लिश अच्छे नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। ये आ गई पहली बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए एक मैं सेंटेंस आपको और देता हूं, ठीक है। द पुअर मैन, अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर करवा देता हूं। देखिए ऐसे तो जानने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ठीक सब्जेक्ट के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट जो है, ये स्पोकन में थोड़ा अर्थ समझने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद आपने इसका यूज कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट अपनी बात पे जोर डालना चाह रहा है, एम्फेसाइजिंग मूड में है, जोर डालना है। आई माई सेल्फ विल गो टू विद यू, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, नॉट अदर्स। अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि आई विल गो माई सेल्फ विद यू, तो ये नॉर्मल बात हो गई, मैं आपके साथ खुद जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई होगी, घटना घटी, नहीं कहता है पापा कहता है मैं खुद तुम्हारे साथ एग्जाम में जाने वाला हूं, पेपर में जाता हूं, देखता हूं कि तू क्या करता है। तो आदमी जब सब्जेक्ट जब जोर डालेगा तो ठीक उसके बाद लगाएगा। अंतर स्पोकन में है, बाकी आप यहां लगाए चाहे यहां लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एरर नहीं आता है। तरह स्पोकन में बता दिया, कोई पूछे दिया कि क्या अंतर है, ठीक है। द पुअर मैन एंड द पुअर मैन, कैसे लिखें इसको, सेंटेंस थोड़ा है भी ये। द पुअर मैन पॉइजन, रुक जाइए, द पुअर मैन पॉइजनड, पॉइजन मतलब जहर खा लिया, पॉइजन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉइजन। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ and
पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड फॉर चिल्ड्रेन। देखिए यहां पे द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ सही आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, और पुअर मैन सिंगुलर है तो हिमसेल्फ ही आएगा, बाकी ठीक है। आई बात समझ में? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, इधर लिखिए प्रोनाउन, और इधर क्या लिख लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज्यादा देर की नहीं है ये, लेकिन जितनी देर की होगी काफी अच्छी होगी। अब वोकैबुलरी वाला आपके पास वीडियो जा रहा है, उसको देख रहे हैं ना, वोकैबुलरी वाला वीडियो मैं अलग से बनाना आपको भेजता हूँ, देखते हैं वीडियो की नहीं? नहीं देखते हैं तो आप अपना, वो तो मैं आपको बोल दिया हूँ, देखे चाहे नहीं देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा जो कर्तव्य है वोकैबुलरी वाला वीडियो आपको अलग से मिल रहा होगा, तो आप अगर नहीं देखते हैं तो आप जाके देख लीजिए, बाकी जैसा ठीक लगे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, दबाव थोड़ी ही डाल दूंगा, क्योंकि टाइम कम है तो मैं ग्रामर इधर ज्यादा खींचूंगा, वोकैबुलरी अलग से जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। मी सेल्फ करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। माइन सेल्फ करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत, सिर्फ माई सेल्फ ही होगा। आई के बाद वी, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स, SELVES, ध्यान रखना, सेल्फ सिंगुलर है और सेल्व्स क्या है, प्लूरल है, तो जब भी कोई प्रोनाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ सेल्फ आ जाएगा, सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, सेल्फ आएगा, तो आई का प्लूरल है ना वी, तो सेल्फ आएगा। अगर आप आवर सेल्फ कहोगे तब भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यू, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यू के ना दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यू ही एक ऐसा प्रोनाउन है, थोड़ा सीख लेना, थोड़ा ये डीप है। हाँ, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, ये सिंगुलर में भी होगा, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। योर सेल्फ पहले आप लिखिए, चर्चा करेंगे। ही, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, itself, they, themselves, वहां पे दिया रहता है dear selves, dear self क्या हो जाएगा, गलत, क्या होता है, themselves। अब आप याद करो उसकी क्लासेस स्टार्टिंग की, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, उसका वो क्या होता है, ही, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समबडी, नोबडी, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। ये तो बेसिक है, आप डीप में सीखेंगे ना, तो आप लिख लेना, अब जब नहीं है अब मैं बोल देता हूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समबडी, नोबडी, एनीबडी, जितने भी प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, क्योंकि वो ही होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, बताया है ना। वन, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वन मतलब क्या होता है, कोई, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वन सेल्फ। वन सेल्फ, लेकिन अगर वन ऑफ आ जाए, याद है, तो वन ऑफ का फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। जितना भी एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, सब उसका भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। सिर्फ वन का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। नहीं, एक सेंटेंस आपको लिखना है तो इस पर लिख लो, वन, वन सेल्फ, वन, वन सेल्फ शुड डू, बहुत सा सेंटेंस लिखा रहा हूं, वंस वर्क, वंस वर्क, याद है वन का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, पॉजेसिव केस, वंस, ये से वंस वर्क, वन, वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क, किसी को भी अपना काम खुद करना चाहिए। अगर वन हिमसेल्फ कहेंगे तो क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर आ गया एवरीबॉडी, लिखिए सेंटेंस, एवरीबॉडी आ गया, या मान लीजिए एवरीवन आ गया, या तब जो वन सेल्फ कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब क्या आएगा, एवरीबॉडी हिमसेल्फ शुड डू हिज वर्क। लिख लीजिए ये भी सेंटेंस। इंग्लिश आसान नहीं है बाबू, ये ध्यान रखना, काफी सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, इसको हमेशा कनेक्टेड पढ़िएगा, घर पे थोड़ा टाइम दे, समझ गए ना। हाँ, एवरीबॉडी या एवरीवन जो लिखना है लिख लीजिए। हिमसेल्फ शुड डू हिज वर्क, किसी को भी अपना काम खुद करना चाहिए। क्लियर हो गया पूरा, ये सब बेसिक चीजें हैं, बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका एक स्पेशल रूल होगा, तभी तो बोला हूं ज्यादा देर का क्लास नहीं है, लेकिन जितनी देर का है मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है यहां तक, कंप्लीट। अब ज्यादा देर का क्लास का मतलब ये नहीं कि 30 मिनट का है, टाइम तो लगेगा ही, 10 मिनट कम लगेगा, आज 15 मिनट कम लगेगा, इतना ही। क्लियर है। अब आपको बात आती है यहां पे यू का, क्योंकि यू के तो दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो योर सेल्फ कब यूज करेंगे और योर सेल्फ कब यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो अगर यू सिंगुलर है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ। अगर यू प्लुरल है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ। तो अब कैसे पता चलेगा कि यू सिंगुलर है और यू प्लुरल है, पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा सेंटेंस से। पता कैसे चलेगा, सेंटेंस से। मैं सिंपल चीज बताया हूं, देखो आपको मैं याद होगा स्टार्टिंग मैंने बताया था। अब यहां देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस में एक लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, यू आर ए स्टूडेंट और यू आर स्टूडेंट्स। आपको ये दोनों सेंटेंस पहले ठीक लग रहा है, ये बताइए। ये आएगा कहां पे, हाँ ऊपर वाले में। चलो इतना तो शुक्र है, पता है आपको। यू आर स्टूडेंट नहीं होता है, क्या होता है, यू आर और स्टूडेंट। यू आर स्टूडेंट बोले तो गलत हो गया। अगर मैं सीधे बोलूं कि आई एम टीचर तो क्या हो गया, गलत। आई एम और टीचर, इंग्लिश का रूल है, अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। आई एम और स्टूडेंट, नॉट आई एम स्टूडेंट। माई फादर इज इंजीनियर लोग बोल देते हैं, गलत हो गया, माई फादर इज एन इंजीनियर। इतना तो पता है। अब देखिए, तो इन दोनों ही सेंटेंस में यू है, लेकिन एक में यू क्या है, सिंगुलर, और एक में यू क्या है, प्लुरल। कैसे पता चल रहा है, तो यू आर और स्टूडेंट, इसमें एक आदमी सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि तुम छात्र हो, यू, ओनली फॉर यू, एक लड़का बोल रहा है यू आर। अब आप सब बोल रहे हैं, आप सब भी तो छात्र है, तब क्या बोल रहे हो आप, यू आर स्टूडेंट्स। यू आर स्टूडेंट्स मतलब सब आप आ गए। सिर्फ कोई आदमी एक, हमारे यहाँ एक लड़का खड़ा है, आप क्या हो, सर मैं छात्र। अच्छा, यू आर अ स्टूडेंट। 4-5 आदमी है तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस से पता चलेगा कि यू सिंगुलर है कि प्लुरल, पता चला। तो यहां पर यू सिंगुलर होगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, योर सेल्फ। अगर यू प्लुरल होगा तो यहां क्या कर दोगे, योर सेल्फ। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखना, अब ये पता कैसे चलेगा, अभी भी क्लियरिटी थोड़ी सी दिक्कत करता है उसमें, लेकिन मैं आपको इतना अच्छा बताता हूं, फट से आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लुरल। देखो, यू, योर सेल्फ, यू सेंटेंस साथ ही लिख लेना, यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल, यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्यूटी। अब देखिए यहां पे मैं बोल रहा हूं ऑल ऑफ यू, all of you yourself are responsible for your duty। क्लियर है, पूरी दोनों सेंटेंस में क्लियरिटी है।
यू योर सेल्फ, यहां इससे ये पता चल रहा है कि एक आदमी खुद बात कर रहा है कि तुम खुद या आप खुद अपने काम के लिए, अपने ड्यूटी के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे योर सेल्फ ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू मतलब क्या, आप सब। यू क्या है यहाँ पे, प्लूरल में, तो यहाँ पे योर सेल्फ क्या हो गया, गलत। क्या आएगा यहाँ पे, योर सेल्व्स। यहाँ पे क्या जाएगा, योर सेल्व्स। लिख लो। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हार्ड नहीं होती है, सिर्फ इसको टाइम देके पढ़ना पड़ता है, इतनी ही चीज है। बात को समझ गए। लाल किला हमारे बगल में है, तो हम लोगों को देखने का मन नहीं करता होगा। अगर कोई बाहर से आता है, अभी मेरे छोटे छोटे भाई सब आया है, आज तैयारी में है, जाएगा घूमने के लिए, बुढ़ावन पे निकला है, कल देखिएगा मूवी, टिकट कटा लिया है, देखिए गांव से ही आया है, मॉल में जाके पहुंच गया। ऑनलाइन ऐसे मान लीजिए ऑनलाइन मांग रहा था 330 रुपया, एक टिकट पे 320 है टिकट का, तो उसको मांग रहा था 10 रुपया। टिकट कटाना है 11 लोग हैं हम लोग, कल जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, जो हॉलीवुड वाली आई है ना, प्लैनेट ऑफ एप्स किंगडम होता है, बहुत अच्छी मूवी है। अब जैसी मैं देखा नहीं हूँ, सब कह रहा है, तो जा रहे हैं, तो उसको 50-100 रुपया ज्यादा लग रहा था, ज्यादा लगा, 5-6 निकल गया मॉल पैदले, हाफ पैंट पहने हुए, चप्पल पहने हुए मेरे जैसे, निकल गया मॉल में घुस गया। अब फिजिकली टिकट कटा के आ गया, बोला भैया ऑनलाइन बोला 70 रुपया ज्यादा ले रहा था। मैं सोचा खड़े यहाँ नकारा बैठे, मैं जाकर हॉल में पहुंच गया, थिएटर में 4 किलोमीटर है मेरे यहाँ से, प्रशांत विहार में पीवीआर, और वहां से आकर टिकट कटा गया। क्लियर है ये, कंप्लीट। तो आसान नहीं होती। अब देखो, अब उसके लिए लाल किला, मैं ये कह रहा था, अब उसके लिए लाल किला जहन्नम से भी बढ़िया है। हम आपके लिए कोई लाल किला, लाल किला देखने के लिए आया बिहार से, अब उसके लिए लग रहा है बाप रे बाप लाल किला, पूरा तैयारी में है, जींस पैंट टी शर्ट परफ्यूम मार के जा रहा है, फोटो खिंचाएगा, है ना। तो कभी कुछ क्या होती है, इसका सेंस, मेरा कहने का मतलब क्या समझे आप, चीजें आसान भी है, अगर आपको दूरी तय करनी पड़ेगी तो कठिन काम है। वो लाल किला देखने के लिए बिहार से आया है, हम आपके बगल में है तो नहीं जाना चाहते हैं। तो इंग्लिश का भी यही हाल है, आप दूरी तय करेंगे तभी जाके वहां पहुंच पाएंगे लाल किला पे। आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप दूरी तय करेंगे ना, चीज आसान भी होने से तो नहीं होता है। क्लियर हो गया, ये पूरा कंप्लीट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लो, पूरा बेसिकली मैंने कंप्लीट करवा दिया, बेसिक में ऐसे ही एरर आते हैं, ठीक। अब इसका एक स्पेशल रूल है जो आपको समझना है, चलिए साथ ही लिखना, हटाओ इसको, ठीक है। देखिए ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा हार्ड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बढ़िया से समझना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अगर कभी आप उस वर्ड्स को देखना तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश में जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, मस्ट है। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो आप लिखते जाओ। अवेल, AVAIL, अवेल मतलब जानते हैं क्या होता है, फायदा उठाना, लाभ उठाना, टू गेट एडवांटेज, टू गेट प्रॉफिट। अवेल मतलब क्या होता है, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता होगा, नहीं आता है, अवेल दिस ऑफर, इस ऑफर का लाभ उठाए, तो अवेल मतलब क्या होता है, फायदा। नहीं मीनिंग पता है तो जान लीजिए, अवेल, ठीक है। अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है यहां पे ध्यान लगाना, ध्यान सुन लेना। एक तो अप्लाई मतलब होता है लागू करना किसी चीज को, यहां पे अप्लाई का मतलब क्या है, ध्यान लगाना, टू फोकस ऑन, टू फोकस ऑन, ध्यान लगाना। ये थोड़ा हार्ड है, देख लेना जी। अगला एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट का मतलब होता है किसी के अनुकूल ढल जाना, बदल जाना, एडेप्ट। एक होता है एडॉप्ट, ADOPT, उसका मतलब होता है गोद लेना, ध्यान सुनिए, वो DOPT होता है। एक होता है एडेप्ट, AD, अभी तो मैं कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं बताया ना, आएगा डोंट वरी, ये कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में आता है। 3 एडेप्ट होते हैं, एक होता है ADAPT, एक होता है एडॉप्ट, गोद ले लेना, है ना, एक होता है एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। आई बात समझ में, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको वहां फोकस नहीं करना है। एडेप्ट, तो एडेप्ट का मतलब क्या हो गया, अनुकूल हो जाना, ढल जाना, ठीक है। एंजॉय, अवेल, एंजॉय। एक्सर्ट, EXERT, एक्सर्ट का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। नॉर्मल में आप बोलते हैं ना टू लेबर हार्ड, ये हार्ड वर्ड है ये।
एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। सिंपल में क्या बोलते हैं इसको? टू लेबर हार्ड, एग्जर्ट। लिख लिए हैं? अवेल, अप्लाई, मैन तो यही है लेकिन कुछ आपको जाना पड़ेगा। अब्सेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी आप खाली लिखो अब्सेंट, ठीक है जी। प्राइड, प्राइड मतलब होता है गौरवान्वित होना, गर्व महसूस करना। लिखते जाइए, लिख लिए हैं? एक्विट, ACQUIT, ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्विट की दो मीनिंग होती है। लीगल में एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल में एक्विट का मतलब क्या होता है? बाइज्जत बरी करना। टू डिक्लेयर इनोसेंट टू समवन, किसी को निर्दोष साबित करना। जज वगैरह एक्विटल नहीं बोलते हैं, बाइज्जत बरी हो गया, एक्विटल। एक होता, बता दूं, थोड़ा डीप ले जाऊं इसको, ले जाऊं? देखो लीगल वर्ड है, जानकारी है तो बताता हूं, बता दूं? ठीक है। मैं जानते हैं अपनी भावनाओं पे बहुत मैं नियंत्रण करता हूं। थोड़ा सा भी मैं अपने अंदर अगर वकालत के जिन को जगह अंदर लाऊं तो आपका क्लास इधर उधर हो जाएगा। खाली मैं लॉ बताने लगूंगा। आदत होती है ना जो जिस सेक्टर से होता है, तो थोड़ा बहुत बताते हैं, जरूरत नहीं क्या फालतू में एक दो। हाँ, नॉलेज, नॉलेज तो इतना चाहिए आपको, हर भारत के हर एक नागरिक को अपने कानून का मूलभूत अधिकार पता होना चाहिए। देखते हैं, देखते हैं, कोशिश करेंगे, क्या करें। मैं इतना हेक्टिक मेरा लाइफ हो गया है ना अभी। एक तो ऑफलाइन क्लासेज प्लस ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो बनाना, बहुत सारी चीजें हैं, क्या करें, जरूरत है। हाँ, और एक जिम्मेदारी भी हिंदी और हिंदुत्व दोनों का, इससे भी मेरा अभी कहा गया है, जुड़ गया है। तो देखते हैं, उसका सोच रहा हूं मैं कुछ की स्टैटिक जीके वगैरह का ना, नहीं स्टैटिक जीके का मैं सोच रहा हूँ एक दिन लाइव लेके आऊंगा, उसी में हम करवा देंगे। देखते हैं कितना, पहले तो अब आरपीएफ वाला स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। तो एक्विट देखिए, आप एक समझ, यहाँ पे एक क्या होता है पहले आप समझना। देखो, कोई आदमी क्राइम करता है, मान लीजिए अग्रवाल स्ट्रीट पे कोई आदमी किसी को मान लीजिए चाकू मार दिया, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। तो पुलिस गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के भीतर एफआईआर लॉन्च होता है। 24 घंटे के भीतर पुलिस का पहला काम है एफआईआर लॉन्च करना, करना ही करना। अगर 24 घंटे के भीतर अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, ठीक है, तो पुलिस के ऊपर काउंटर केस हो जाएगा और वो पुलिस सस्पेंड हो जाएगा जी। 24 घंटे के भीतर पुलिस को अधिकार है, क्योंकि बिना एफआईआर के किसी भी व्यक्ति को आप अपने कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, पहला रूल ये है। तो जब पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है वहां पर, तो लॉन्च करेगी तो एफआईआर में उसमें लिखा रहता है एक्यूज्ड, एक्यूज्ड नेम, ठीक है। एक्यूज का मतलब होता है आरोपी। अगर पुलिस देख भी लिया है वो आदमी उसको चाकू मार दिया है, समझ गए ना, तो पुलिस उसको अपराधी नहीं ठहरा सकता। देख भी लिया है, तब सामने में गोली मारा है या चाकू मारा है, पुलिस देख रहा है, गिरफ्तार है, तू चाकू मारा है, बोला हाँ मारे है, लेकिन तू क्या कर लेगा? कुछ नहीं। किसी भी, वो सिर्फ उसके सामने में क्या है? एक्यूज्ड, आरोपी, उसके ऊपर आरोप लगा किसने चाकू मारा। सजा दिलाने का या किसी को सजा से बरी करने का अधिकार किसके है? न्यायपालिका को, जुडिशरी। सरकार के 3 अंग, तीनों में सर्वोच्च अंग कौन सा होता है? न्यायपालिका, जुडिशरी होता है ना, बॉस है, ठीक है। तो अब पुलिस का काम क्या है? हाँ, पुलिस का बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। अगर आप नहीं जानते हैं जान लीजिए, पुलिस बोलेगा ना जाकर हाँ सर हम देखे हैं, कोर्ट कहेगा भाग यहां से, हट। हाँ हाँ, और क्या, आप इसको अंथा मत लेना, आप नौकरी के लिए आए हो, नौकरी सब अच्छे होते हैं। पुलिस का हाल अगर कभी देखना हो कि क्या हाल होता है, तो कभी कोर्ट में जाके देखना, कोने में भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहता है इसे। आप अगर एसीपी भी हो ना तो कोने में ही खड़ा होना पड़ेगा। कोर्ट के सामने खड़ा कौन रहेगा? जज। और यहां रहेगा एक वकील है, यहां रहेगा 2 वकील, कोई औकात नहीं है कोर्ट के सामने।
आपने लाया, और पुलिस का ये हाल होता है, पुलिस एफआईआर भी लॉन्च करने से डरती है। उसका कारण है कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दिया तो जब जब उसको बुलाएगा कोर्ट, सुनवाई जो होगी 2-2, 3-3 महीना पे, तो उस दिन पुलिस को उस अपराधी को लेके जाना पड़ेगा। लेके जाएगा कौन उसको? मान लीजिए मैं चाकू किसी को मारा हूं, तो मैं अपराधी हो गया, एक्यूज हो गया ना, पुलिस मुझे गिरफ्तार किया, एफआईआर लगा, अब मेरे कोर्ट में जाना है, मान लीजिए 15 मई को जाना है मुझे कोर्ट में, तो मुझे कौन ले जाएगा? जो पुलिस पकड़ा है, हाथ में से लगा दिया रस्सी, अगर देखेगा खतरनाक काम किया है, ऐसे हो तो पंजा फंसा देता है। हाँ, पुलिस की एक क्वालिटी होती है, पुलिस के कभी अगर पंजा फंसा दिया तो याद रखना भाग नहीं पाओगे, उंगली खींच लेगा वो सब। उसकी ट्रेनिंग होती है, जब जाओगे ट्रेनिंग में, सबसे खराब पंजा किसका होता है? पुलिस का। उसके फंसाने का तरीका आता है, ये तोड़ता है उसको, जो पकड़ेगा वो कोर्ट में। जैसे आपका हाथ फंसा दिया पुलिस, सब पुलिस नहीं, जो पुलिस कोर्ट में ले जाता है, ट्रेनिंग होती है उसकी, तो अगर आपको हाथ में फंसा दिया है तो आप चाहोगे हम पंजा छुड़ा के भाग जाए, बहुत खराब पंजा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई बलिष्ठ है, ताकतवर है, हो सकता है पुलिस का पंजा उखाड़ लिया, तो उसे रस्सी बांध देता है। उसे क्या करेगा? रस्सी बांध देगा। अब रस्सी बांधा, ठीक है, अब वो पुलिस लेके जा रहा है मुझे, अब मैं सीना तान के जा रहा हूं कोर्ट में, पुलिस पीछे पीछे मेरे, हाँ कहीं भाग ना जाए। फिर 3 महीने पे डेट आया, मैं तो आराम से बैठा, पुलिस को टेंशन है, अब मुझे पुलिस फोन करेगा, अरे भाई चलना है कोर्ट आज, मैं कहूंगा आधे घंटे लेट आऊंगा, तू पहुंच कोर्ट में, आ रहा हूं। समझ रहे? अब क्योंकि पेश तो वही ना करेगा, मेरा वकील पुलिस पहुंचा हुआ रहता है। बहुत खराब कानून है, अगर अंदर जानेंगे तो आपको मन नहीं करेगा ड्यूटी करने का इसका जी, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी मत लेना, ये सब आप बोलते रहते हैं तो इसलिए बताता हूं, मैं ये सब चीजें बताता नहीं हूं, क्योंकि इसमें निगेटिविटी आएगी आपको। तो जॉब लीजिए, कोई भी जॉब अच्छा ही है, कोई भी जॉब में जाएंगे ना, सबका हाल यही है, आप ये मान के चले। मैं शिक्षा के तौर पर इसे बताना नहीं चाहता, कभी भी नौकरी लीजिए, इधर से 10-12 हजार रुपया धक्का खाएंगे, इससे बढ़िया है ना कि कम से कम सरकार के आदमी पुलिस तो बन गए। एक कोटे के सामने झुकना पड़ेगा, बाकी जगह तो आप शेर है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कुछ तो एक डिमेरिट होती है ना। तो पुलिस इसलिए एफआईआर लॉन्च भी नहीं करना चाहती, क्योंकि पुलिस की परेशानी होती है, हर 3 महीने बाद उसको ले जाना पड़ता है। चलो शॉर्ट कर देता हूं, तो ये एक्यूज हो गया। अब ये पुलिस 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट के कोर्ट में उसको सौंपेगा, ठीक है, कार्रवाई हुई। अब शॉर्ट कर देता हूं, जज का काम है फैसला सुनाना। अब फैसला सुनाएगा तो वो आरोपी है, अब अगर वो दोषी पाया गया तो जज क्या लिखता है? कन्विक्टेड। ये लिख लेना, ये आपका वर्ड है, पूछता है एसएससी में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया जानते हैं? आरोपी, जिसके ऊपर सिर्फ आरोप लगा है, ब्लेम्स लगाया गया है। आई बात समझ में? अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई मान लीजिए दोषी पाया गया तो कन्विक्टेड का मतलब क्या हो गया? दोषी। इसको सिंपल वर्ड में आप गिल्टी भी बोल सकते हो, GUILTY, गिल्टी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लीजिए कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो बाइज्जत बरी कर दिया तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्विटेड, ACQUITTED। एक्विटेड मतलब बाइज्जत बरी, सेट फ्री, या इसको इनोसेंट भी बोल सकते हो। इनोसेंट मतलब निर्दोष। ये काम कोर्ट का है। आई बात समझ में? आजकल तो जनरेशन इतना बदल गया है। आजकल जो हमें एक वीडियो बनाया था टीटी वाला, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो ये मेरे सामने की घटना है। आजकल तो कोई दबता नहीं है, जनरेशन बदल गया ना, जागरूक हो गया। पहले जवान लोग पुलिस से डरते थे, कोर्ट से डरता था। आजकल लोग को कोर्ट पुलिस से आवन जावन का रास्ता है, हमेशा 2 घंटा जाके बैठ जाता है थाने में आदमी सब। क्या हाल समझ नहीं, आजकल जमाना बदल गया ना, जागरूक हो गई, जनता को अधिकार पता है, लड़की को अधिकार पता है। तो अब उतना नहीं है, पहले जनता को कानून नहीं पता होता था इसलिए वो डरती थी। अब जनता को भी पता है, अब जितना जानते वो भी तो पता है कि पुलिस के खिलाफ भी तो हम केस करते हैं, ज्यादा किया तो भी कर देंगे। अभी अब फिर मैं क्या बताऊं, एक मेरे विद्यार्थी के साथ घटना घट गई। उसके पापा SI है और एक आम लड़का उसके पापा के ऊपर केस कर दिया। कह रहा था एफआईआर लॉन्च नहीं लेंगे, मतलब एफआईआर हटाएंगे नहीं। 2 लाख रुपया दिया करके वो लड़का एफआईआर हटाया। पुलिस में इंस्पेक्टर है, यही नाम नहीं बताऊंगा, मुझे 15 दिन पहले बताया सर ऐसी बात मेरे साथ हुई है, हमको इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप कहेंगे सर वो पुलिस वाला है तो कर क्या, क्योंकि उसके ऊपर केस कर दिया है। रूल क्या है, अगर आप SI है, पुलिस है, अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो पहले आपकी वर्दी उतरेगी, कोर्ट पहले वर्दी उतारे, क्योंकि आप आरोपी हो गए। अब जमाना देखो ना कहाँ आ गया। कहा कि सर आम लड़का बाइक से भिड़ गई, मेरे पापा आ रहे थे, वो भी लड़का बाइक से आ रहा था, वो थोड़ा बहस हो गया। और उसका बड़ा भाई भी दिल्ली पुलिस में है, पापा भी इंस्पेक्टर है, और क्योंकि अब वो थाना चला गया ना, वो एफआईआर लॉन्च कर दिया लड़का खिलाफ।
अब उसके पापा रिक्वेस्ट करते करते रह गया कि बेटा एफआईआर ले ले, लॉज ले ले, क्योंकि उसके खिलाफ भी कर दिया, उसके बड़े बेटे के खिलाफ कर दिया। अब पुलिस जब आप ड्यूटी में ऑन ड्यूटी है, आपके खिलाफ एफआईआर लॉज है, तो पहले आपको वर्दी उतारेगा कोर्ट। बहुत खराब चीज होती है पुलिस के खिलाफ एफआईआर लॉज। आप कानून के आदमी हो ना भाई, आप कैसे गलती कर सकते हो। बहुत फौजी में, फोर्सेज में ये होता है, एक बार अगर आपको आपके ऊपर कोर्ट मार्शल हो गया बाबू, तो जितनी भी मान सम्मान होते हैं ना, सब खींच लेगा फौजी का, जो रूल है। बहुत खराब चीज होती है। इसलिए लोग कभी देखेंगे जो मैच्योर्ड आईएएस अधिकारी होगा, उसे देखेंगे छोटा मोटा हुक लाता रहेगा, बड़ा वाला नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे की क्या क्या दिक्कत हो सकती है। भारत का कानून बहुत खराब है इस मामले में, आजादी देनी चाहिए, लेकिन क्या होता है पुलिस वाले भी गलती करते हैं, तो इस हिसाब से कानून बनाया गया है। तो ये आगे बात समझिए, क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। एक कन्विक्टेड हो गया और क्या हो गया, लेकिन यहां पर एक्विट का मतलब निर्दोष नहीं है। यहां एक्विट का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना किसी के साथ, टू बिहेव वेल विथ समवन। यहां एक्विट का मतलब क्या है, अच्छा व्यवहार करना। अच्छा व्यवहार करना। लिख लिए। अब चलिए यहां पर क्या हो गया, अवेल, अप्लाई, एडेप्ट, एंजॉय, एक्सर्ट, absent, pride, acquit, reconcile, RECON, reconcile, CILE, reconcile। ज्यादा वर्ड नहीं है, मैन यही 4-5 वर्ड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डीप लेके चला गया, हाँ, ताकि आपको सारा चीज, कहीं मान लीजिए आप ही से पूछ दिया ऐसा, तो काहेला झूठ फूस का छोड़ना, ठीक है। एंजॉय में लिख दिया हूं, प्राइड लिखा हूं कि नहीं, हाँ ठीक है, प्राइड भी लिख दिया हूं, ठीक है। ETC लिख लीजिए, ETC, all the words must take reflexive pronoun, must take, लेगा ही लेगा, must take reflexive pronoun with them, अपने साथ ये जब भी आएगा तो आपको इसके साथ क्या यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेंटेंस में ये वर्ड देखना आप, और आंख मूंद करके आपको क्या कर देना है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देना है, ठीक है। चलिए अब मैन तो है सेंटेंस से क्लियर होगा, अब सेंटेंस से क्लियर करते हैं इसको। देखिए, ही शुड अवेल, ही शुड अवेल दिस ऑफर। ये बहुत लंबा सेंटेंस था, और अभी जो आप 4-5 सेंटेंस लिखेंगे ये प्रीवियस ईयर के सेंटेंसेज है, ठीक है जी। हाँ, ही शुड अवेल दिस ऑफर बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस था, तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, एयर वाला पार्ट, उसको इस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। तो क्या ये सेंटेंस सही है, इज दिस सेंटेंस इज राइट, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां अवेल आया हुआ है, तो अवेल आया हुआ है तो क्या लेगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो आप यहां पे क्या लगाओगे, हिमसेल्फ। अवेल देखोगे आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना, ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा ही लेगा। ही शुड अवेल हिमसेल्फ दिस ऑफर, बहुत पॉपुलर है ये वर्ड अवेल वाला। अवेल, प्राइड, एंजॉय और एडेप्ट, ये 3-4 आपको बढ़िया से सीख लीजिएगा। बाकी तो मैं जो वर्ड्स था वो सारा लिखा दिया, ठीक है। एक आपको मैं और देता हूं, देखिए, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स must avail of this opportunity। सेंटेंस सही है, गलत है, क्यों, क्योंकि यहां अवेल आया हुआ है, तो अवेल आया हुआ है तो ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अब बताओ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, क्या आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा, देमसेल्फ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है। अगर स्टूडेंट रहता तब आता हिमसेल्फ, ये तो प्लुरल हो गया। यहाँ इस भी ध्यान रखना, कभी कल जानते हैं अवेल के साथ यहाँ हिमसेल्फ दिया रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देता है, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से गलती हो सकती है। यहाँ क्या आएगा, देमसेल्व्स, THEM देम सेल्फ, SELVES themselves, ठीक है। You have to apply
you have to apply to your task। बहुत बड़ा सेंटेंस है, लिख दो which, बहुत बड़ा सेंटेंस है, which has been given। सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई से मत घबराना कभी, ठीक है। एरर 5 सेकंड ढूंढा जा सकता है अगर आपको रूल पता है तो। You have to be applied to your task which has been given। इसकी हिंदी ये हुई कि आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आपका जो टास्क दिया गया है उसको आप ध्यान दो। अप्लाई मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना, टू फोकस ऑन। यहां अप्लाई का मतलब लागू करना नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो क्या हो गया, यहां पे अप्लाई आया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब यहां पे आपकी पकड़ना है सिंगुलर है कि प्लूरल। ये तो सिंगुलर है, पता चल, जब नहीं ऑल लगाएगा तब ना प्लूरल हो जाएगा, या ऐसा सेंटेंस बना के देगा तो यहां क्या आ जाएगा? योरसेल्फ। कंप्लीट है, बना लेंगे कोई भी सेंटेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। एक सेंटेंस और, नेक्स्ट। मिस्टर पाठक प्राइड्स, मिस्टर पाठक प्राइड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी तो मैं पहले एक सेंटेंस लिखाता हूं, थोड़ा इसको डीप ले चलेंगे। और एक चीज जानते हैं कि नहीं, अभी पूरी इंग्लिश बाकी है, असली मजा तो अब आएगा। अभी तो आप नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल, सिंगुलर प्लूरल यही ना पढ़े हैं बेसिक। अब ना चैप्टर आएगा नेक्स्ट, आप अगली क्लास से क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन। अभी ये 4-5 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी तक तो बेसिक पढ़े हैं, अब असली मजा आएगा। मिस्टर पाठक प्राइड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। पाठक जी को अपने बेटे के रिजल्ट पे गर्व है, बहुत अच्छा या टॉप किया है अपने गांव में, तो गर्व नहीं होगा, है ना? तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, प्राइड्स आया हुआ है तो प्राइड्स के बाद क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ, क्योंकि पाठक जी सिंगुलर है। गलती लिखा हो? हाँ, तो ये तो पूछ रहा हूं, ये क्या है? गलत। वही तुम्हें बोला था, आप पकड़ेंगे तब ना। मैं तो गलती दे रहा हूं आपको ना, जानबूझ के। कभी कल ही सेल्फ दिया रहेगा ना तो आपको सही है, सो तो नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ठीक से देखना है आपको ना। आई बात समझ में? तो बना लेंगे इस तरह का सेंटेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, एक और सेंटेंस दे दो। द प्राइम सेंटेंस, द शॉर्ट में लिख देता हूं पीएम, लेकिन इंग्लिश में वहां पे हमेशा प्राइम मिनिस्टर पूरा लिखा रहता है पीएम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लिखता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया equates, the prime minister of India equates during pandemic बहुत बड़ा सेंटेंस था। विद द पब्लिक रहने देते हैं ना, इतना तक छोड़िए ना, जहां तक एरर है। पैंडेमिक मतलब समझते हैं? महामारी। पैंडेमिक मतलब क्या होता है? महामारी। कोरोना आया था ना, तो वही। तो भारत के प्रधानमंत्री ने महामारी के साथ अच्छा काम किया, अच्छा व्यवहार किया जनता के साथ। इक्विट मतलब यहां क्या हो गया? अच्छा व्यवहार करना, प्रशंसा पूर्वक कार्य करना, बहुत सराहनीय कार्य किए, ठीक है। लेकिन क्या आया है? इक्विट, तो गलत हो गया। इक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। इक्विट के बाद लगा दीजिए हिमसेल्फ, कोई दिक्कत? देख लीजिए, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए अब अगला देखिए। अब आपको यहां एक चीज समझनी है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, 5 मिनट ध्यान से देना। क्लास तो लंबा खिंचा ही गया, अभी जो बातचीत हो गई तब तो जाएगा ही जाएगा। चलिए देखिए, इंग्लिश में आपको एक रूल सीखनी है। पहले मैं अब्सेंट बताता हूं। देखो एक वर्ड में लिखा था अब्सेंट, तो अब्सेंट ना ध्यान से समझना बाबू, इसमें दिक्कत होगी। अब्सेंट एक वर्ब भी है और अब्सेंट एक एडजेक्टिव भी है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब भी होता है
और नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। 99% वर्ड्स इन इंग्लिश, 99% वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बोथ वर्जन इन वर्ब एंड नाउन। अब जैसे देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, वर्क, वर्क मतलब क्या होता है? काम। तो वर्क एक नाउन भी है और वर्क एक वर्ब का भी काम करता है। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। बात को समझ रहे हैं? अब मैं एक सेंटेंस से क्लियर करता हूं आपको, देखिए, ही इज वर्किंग दिस जॉब वेल, ठीक है। ही इज डूइंग, अभी जो 5 से 10 मिनट की जो मैं बातें बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे ग्रामर की बात बता रहा हूं अभी, समझ गए ना? ये आप ऊपर मतलब प्रोनाउन के पार्ट नहीं है ये, ठीक है। हाँ, ही इज डूइंग दिस वर्क वेरी वेल। ये दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, लेकिन फर्क है यहां पर। यहां पे जो वर्क आया है वो वर्ब का काम कर रहा है, समझ गए? और यहां पे जो वर्क है वो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मान लीजिए इसको, ही वर्क्स दिस जॉब वेल, या ही डज दिस वर्क वेरी वेल। तो यहां पे वर्क क्या है? नाउन। और यहां पे वर्क क्या है? ये वर्ब। तो 99% आंसर मतलब क्या होता है? उत्तर। योर आंसर इज करेक्ट, तो वहां पे आंसर क्या है? योर आंसर इज करेक्ट में आंसर क्या है? नाउन है ना? आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन, तो यहां पे आंसर का क्या मतलब हो गया? वर्ब हो गया। ऐसे 99, वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी। 99 की बात कर रहा हूं। चेयर, चेयर मतलब क्या होता है? कुर्सी। चेयर मतलब होता है मीटिंग करने। चेयर मतलब क्या होता है? मीटिंग करना। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। और वाटर मतलब क्या होता है? पानी देना। वाटर इज प्योर, तो यहां पे वाटर क्या है? नाउन। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी दे रहा हूं, तो वहां पे वाटर क्या हो गया? वर्ब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? 99% वर्ड्स वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, लेकिन 1% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन में और वर्ब में दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। सिर्फ 1% वर्ड, बहुत कम वर्ड ऐसे होते हैं। इंग्लिश में ये सुविधा है, इंग्लिश में ये सुविधा है, लेकिन हिंदी में ये सुविधा नहीं है। हिंदी के संज्ञा, विशेषण और क्रिया तीनों अलग अलग रूप होते हैं, उसमें एक ही ऐसा होता है जो मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा? 99 मिलेगा आपको, उसमें एक ही मिलेगा। 99 अलग है उसमें, तभी कठिन भाषा में आ जाती है। इसमें सुविधा दिया है। अब 1% ऐसे वर्ड है जो नॉन वर्जन अलग है, अवर वर्जन अलग है। जैसे देखिए, ब्लड, BLOOD, ब्लड। ब्लड क्या है? नाउन। ब्लड मतलब क्या होता है? खून। लिख लेना, नहीं तो आगे दिक्कत होने लगेगी। तो मछली जैसा मुंह बाना, कहना कब बताए थे। अब ब्लीड, BLEED, ब्लीड क्या है? वर्ब। ब्लीड मतलब क्या होता है? खून निकलना। समझ रहे हैं? अगर कहीं भी आप ब्लडिंग कहेंगे तो ब्लडिंग क्या है? गलत वर्ड है, ब्लडिंग होगा ही नहीं। क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ब्लड तो नाउन है ना, तो ब्लडिंग कहां से आ गया? नाउन का ING फॉर्म लगता है? नहीं। सिंग, सिंग वर्ब है। सिंग मतलब होता है गाना गाना। सॉन्ग, सॉन्ग क्या है? नाउन है। ये अलग अलग है। ये क्या है? अलग अलग है। बाथ, BATH, बाथ मतलब होता है स्नान, नाउन है ये, ठीक है। अब बेद, BATHE, बेद ये वर्ब है। बेद मतलब होता है नहाना। हाँ, बेद को आप ये भी बोल सकते हो टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। मैं नहा रहा हूं। अगर आप ये कहोगे आई एम बाथिंग तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप क्या कहोगे? आई एम बेदिंग।
मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाथ कहोगे तो क्या हो जाएगा? स्पोकन छोड़ो, बोलते होंगे सब हटा लेना, ठीक है। आई एम अगर गोइंग टू बाथ कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू क्या होगा? बेद, या तो क्या कहोगे? टेक अ बाथ। ये अलग अलग है। प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस नाउन है। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? अभ्यास। प्रैक्टिस क्या है? नाउन। और प्रैक्टिस PRACTISE, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? अभ्यास करना। ये वर्ब है, समझ रहे हैं? बहुत सारे वर्ड है, अभी मैं डेमो के लिए छोड़ दिया हूं यहां पे, समझ गए ना? अभी बहुत सारे वर्ड है इसमें, 1% वर्ड है, कम से कम 18-20 वर्ड्स हैं। तभी आप इतना लिख लीजिए, जब ये चैप्टर आएगा टेंस में तभी ज्यादा क्लियरिटी होगी, लेकिन इतना भी जानना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा एब्सेंट और प्रेजेंट। क्लियर है? अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट वर्ब है, और इफेक्ट ये क्या है? नाउन है। अफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, प्रभाव डालना। इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। डू, डू क्या है? अभी छोड़ देता हूं। डू क्या है? वर्ब। डू मतलब होता है करना। और डिड, DEED, डिड क्या है? नाउन। डिड मतलब क्या होता है? एक्शन, कार्य। योर डिड इज नॉट बेटर फॉर मी, कौन सा डिड? DEED। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, देख लीजिए अपना बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे अभी 10 मिनट टफ होगा, ध्यान देखना, नहीं तो बाउंस जाएगा, मैं पहले बता दिया हूं, घर पे जाके देख लेना पूरा। अब देखो यहाँ पे तो 99%, लेकिन 99% वर्ड क्या होते हैं? वर्ब और नाउन क्या होते हैं? सेम। 1% अलग होते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं किसकी? किसकी? एडजेक्टिव की। हटा दो इसको, नोट कर लिया है ना? अब देखिए आप अब्सेंट, तो अब्सेंट वर्ब भी है और अब्सेंट क्या है? एडजेक्टिव ही है। तो जब अब्सेंट एडजेक्टिव के तौर पर होगा तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, समझ गए? देखो बाबू, आप लोग जो है ना, ये आप जानते क्या कौन सी इंग्लिश सीख रहे हैं? ये पता चला है? कॉम्पिटिटिव में होता क्या? एडवांस लेवल इंग्लिश सीख रहे हैं। आपने कोई बात को ना, अभी 10 मिनट का आप देखना क्लास, कितना अच्छा क्लास है, अभी आपको समझ में आएगा आप कौन सी इंग्लिश है। आप ना जो सीखते हो वो अपभ्रंशित इंग्लिश होती है, स्लैंग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश का सबसे बॉटम वाला भाग। आप अच्छी इंग्लिश कभी नहीं सीखते स्पोकन में। स्पोकन में कभी अच्छी इंग्लिश बोली भी नहीं जाती है। हिंदी भी अच्छी नहीं बोली जाती है, हिंदी भी टूटी फूटी स्पोकन में बोली जाती है। हिंदी आप सुनना है तो आप विकास देवकीर्ति का सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि हिंदी कितनी मिठास भाषा है, कितनी अच्छी भाषा होती है। किसी कवि का सुनिए, वो हिंदी है, लेकिन आम जनता की हिंदी वैसी तो नहीं होती है। तो इंग्लिश भी ये क्या सीख रहे हैं? ये स्पोकन का भाग नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव का भाग है, आपको वहां पूछता है इस आधार पे तो सीख रहे हैं। तो अगर अब्सेंट वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर होगा तब कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना। लेकिन अगर एब्सेंट, एक नई चीज भी सीखोगे, एब्सेंट का आप पहली बार सीखोगे कि ऐसा भी यूज होता है, नहीं तो नॉर्मल तो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ही वाज एब्सेंट यस्टरडे इन द क्लास, ऐसे नहीं बोलेंगे, या आई वाज एब्सेंट, तो सिंपल है। अब देखो, लेकिन जब वर्ब के तौर पर आएगा तब इसके साथ क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो पहचानना पड़ेगा ना कि कब वर्ब है कब एडजेक्टिव है। अब देखिए, ही वाज एब्सेंट, वह एब्सेंट था। यस्टरडे लगा दीजिए, नहीं लगाइए। वह कल एब्सेंट था, काय लंबा खींचना है, लिखना है यस्टरडे तो लिखने छोड़ दीजिए। ही वाज एब्सेंट यस्टरडे इन द क्लास, मान लीजिए वो कल क्लास नहीं आया था, एब्सेंट था, तो आपने यहां क्या बोला है? ही वाज एब्सेंट। याद करो स्टार्टिंग के क्लासेज, यहां पे एब्सेंट क्या है? एडजेक्टिव। ही वाज, कौन एब्सेंट था? ही इज रिच, रिच क्या है? एडजेक्टिव। ही इज पुअर, तो पुअर क्या है? एडजेक्टिव। ही इज इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव। तो ही वाज एब्सेंट, एब्सेंट क्या है? एडजेक्टिव। अब आप इसी सेंटेंस को, ये तो सिंपल इंग्लिश हो गई, अब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही एब्सेंटेड, ही एब्सेंटेड यस्टरडे।
TERDAY, इन द क्लास। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहां पे अब्सेंटेड किसके तौर पर आया है? एज अ वर्ब। अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना, गायब रहना, वर्ब के तौर पर। तो ही अब्सेंटेड यस्टरडे, वो कल क्लास नहीं आया था, तो यहां तो वर्ब के तौर पर होगी। तो वर्ब के तौर पर हो गया तो आप गलती कर दे, इसमें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो क्या हो गया यहां पे? ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ यस्टरडे। मैं छोटा सा सेंटेंस दे दिया हूं, वहां लंबा सा सेंटेंस दिया रहता है, समझ गए हैं, 2 सेकंड में कर लेंगे। क्लियर है? समझे? घर पे मेहनत कीजिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य, कोई भी कार्य, और ये तो आप जो पढ़ रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होगा। और इसका आज भौतिकवादी दुनिया में लाभ भी नहीं मिलेगा। पहले लाभ मिल जाता था, पहले सोचते थे चलो यार थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए, ज्ञान तो हो गया, उस ज्ञान का आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी कार्य करें तो उस कार्य को जिस उद्देश्य से स्टार्ट करते हैं उसमें हासिल होनी चाहिए, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बात को समझे? अगर आप आज मन बना लिए कि लाल किला देखने के लिए जाना है, तो आप लाल किला देख के आइए हर हाल में। रास्ते से लौट गए, मेट्रो खराब हो गया, आप गिर गए, तो यह आपका दुर्भाग्य है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अगर पढ़े और नौकरी नहीं लिए तो इस पढ़ाई का बाबू आज के डेट में कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि भौतिकवादी दुनिया है, आर्थिक दर चल रहा है, यहाँ तो पैसे का बोलबाला है ना। पहले जमाने में थोड़ा है MA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो थोड़ा मान सम्मान मिलता था, कहीं नौकरी मिल जाती थी। आज कहेंगे ग्रेजुएशन किया तो बोलेगा यहाँ क्या कर रहा है, चाय, मुझे चाय धोने वाला चाहिए। धो पाएगा चाय? कहेंगे नहीं मैं तो ग्रेजुएशन किया हूँ। तो तय तब जा गाँव पे भैंसिया चरा गाँव में। आजकल तो वो जमाना बदल गया ना, PhD वाला टमाटर बेच रहा है। जोमेटो में अभी एक रिपोर्ट आई है, जोमेटो जानते हैं, जानते होंगे ना, होम डिलीवरी करता है। जोमेटो में 22% जो उसमें रजिस्टर करवाया वो ग्रेजुएशन वाले हैं। जोमेटो में जो काम कर रहा है ना, अब एजुकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएशन बेस का है, 10,000 का काम कर रहा है। या आपके भी घर में हो सकता है, आसपास देखिए ना पलट के। तो आज के डेट में डिग्री का वैल्यू कुछ नहीं है, ज्ञान का वैल्यू है। और यही वो समय है, जनरेशन बहुत तेजी से बदल रहा है। 2-4 साल के ज्यादा आप दे नहीं सकते, क्योंकि 2-4 के बाद हर चीज सिलेबस चेंज कर रहा है, पैटर्न चेंज कर रहा है, क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा है, नया बच्चा आ रहा है, आपको टिकने नहीं देगा। आप अभी 3D में चल रहे हैं, 4G में चल रहे हैं, 5G आ रहा है, 4 साल बाद आएगा 6G 7G, कहाँ टिकोगे आप? बदल गए ना। जो करंट जनरेशन उसमें होगा उस चीज को ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएगा। आप जितने अच्छे से मोबाइल यूज करते हैं, मैं थोड़ी कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज आपको और सीखनी है, हटाओ उसको, लास्ट 5 मिनट आप टाइम दे मुझे, और 5 मिनट, ठीक है। लेकिन ये 5 मिनट क्रीम है। देखिए, एक मैंने आपको वर्ड बताया प्राइड, मिस्टर पाठक वाला सेंटेंस दिया था, 5 मिनट का और क्लास है। मिस्टर पाठक वाला सेंटेंस दिया था, तो अब देखिए, प्राइड मतलब होता है गर्व महसूस करना। तो प्राइड जो है ये वर्ब ही है, और प्राइड का नाउन के तौर पर भी यूज किया जाता है। प्राइड मतलब क्या होता है? गर्व। 99% तो वर्ब और नाउन के तौर पर यूज किया जाएगा, तो पता ही आपको। तो प्राइड मतलब क्या? गर्व महसूस करना। और प्राइड मतलब क्या हो गया? गर्व। और प्राइड का एडजेक्टिव वर्जन होता है प्राउड, जो अक्सर प्रचलन में चलता है। इंग्लिश में ये बहुत कम बोलते हैं स्पोकन के अंतर्गत, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होती है। अक्सर देखेंगे लोग प्राउड का यूज करते हैं, आप भी कहीं भी बोलते होंगे तो प्राउड यूज करते हैं, प्राइड नहीं यूज करते होंगे, क्योंकि प्राइड एक हाई लेवल इंग्लिश मानी जाती है, इसका नॉर्मल इंग्लिश माना जाता है। आप देखिए, मैं कठिन परिश्रम करता हूं या मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं, तो आप क्या बोलते हैं? आई एम लेबरिंग हार्ड, आई एम एक्सर्टिंग बोलते हैं। एक्सर्टिंग का मतलब भी तो वही होता है, अभी सिखाया हूं। एक्सर्टिंग हाई लेवल इंग्लिश हो गई। नॉर्मली आप क्या बोलेंगे? वह बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? ही इज लेबरिंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। आप ये तो नहीं बोलते हैं कि ही इज एक्सर्टिंग, लेकिन एक्सर्टिंग तो वर्ड होती है, लेकिन जब आप उसको डीप में जाएंगे तब सीखेंगे। तो जब प्राइड वर्ब के तौर पर होगा, ध्यान सुना, एक इसमें समस्या भी है, प्राइड वर्ब के तौर पर होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये अपने साथ ऑन भी लेगा। ये प्रीपोजिशन क्या लेगा? ये ऑन। प्राइड जब नाउन के तौर पर होगा
प्राइड जब नाउन के तौर पर होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, ये वर्ब के तौर, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वर्ब होगा तब ये लेगा, क्योंकि वर्ब है ना, सब है, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, फॉर। और जब प्राउड आएगा इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। ग्यारह बज गया, मैं सोचा था 10:30 तक क्लास आप लोगों का कवर कर दूंगा, क्योंकि सर थोड़ा सा लेट पढ़ा दिया ना, गांव से आए हैं तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खींचे। क्लियर है। अब देखिए आप, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है। प्राइड अगर वर्ब के तौर पर होगा तो क्या लेगा, ऑन। प्राइड अगर नाउन के तौर पर होगा तो क्या लेगा, फॉर। और अगर प्राउड हो जाएगा तो क्या ले लेगा, ऑफ। यहां से एरर आता है। और ये वर्ब के तौर पर होगा तो क्या ले लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा ही लेगा, ठीक है। चलिए अब एक बार समझो, यहां पे देखो, अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं 3, अपने पे ही ले लेता हूं, ठीक है, कि उस पे लेते हैं, ही पे ले लेते हैं, ही पे आपको अच्छा समझ में आएगा। ही prides on his wealth। सेंटेंस साथ ही लिखना, he has pride for his wealth। wealth मतलब पैसा, दौलत, धन। he is proud of his wealth। ठीक है, देखिए तीनों सेंटेंस, आपको सेंटेंस से समझ में आएगा। आप थोड़ा घर पे जाके देख लीजिएगा जाते ही, अगर कंफ्यूज कर गया हो थोड़ा तो जरूर देख लेना, ठीक है। All the 3 sentences have same meaning, but their structure and construction are quite different। इन तीनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है, उसे अपने पैसे पे गर्व है, उसे अपने पैसे पे गर्व है। आई बात समझ में। मनी भी डाल सकते हैं, लेकिन वेल्थ मतलब दौलत होता है, असली दौलत बोलते हैं, तो वेल्थ, हाँ, मनी नॉर्मल वर्ड में आ जाता है। अब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ही प्राइड्स, प्राइड किसके तौर पर आपने यूज किया है, वर्ब के तौर पर। तो ऑन तो ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हिमसेल्फ। अब ही हैज प्राइड, उसके पास गर्व है। यहां प्राइड किसके तौर पर आया है, नाउन के तौर पर। अगर आपने यहां पे हिमसेल्फ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। अब यहां पे अगर ऑन भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। फोर ठीक दिया हुआ है, क्योंकि प्राइड नाउन के तौर पर क्या लेगा, फोर। ही इज प्राउड, तो प्राउड तो एडजेक्टिव है, तो क्या लेगा, ऑफ। अगर फोर कहेंगे ऑन कहेंगे तो यहां भी गलत हो गया। तो ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। आई बात समझ में, पूरा क्लियर है मिश्रा जी, कंप्लीट है। हाँ, तो आप देख लीजिए, पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब वोकैबुलरी का मैं वीडियो बना के आपके पास भेज देता हूं, ठीक है, आप उसका अपना देखते रहे। चलिए, आज की शैक्षणिक सभा यही संपन्न होती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।